हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम आपके साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। यहाँ आज हम उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही कुछ जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पीआईक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, विशेषकर जिस संदर्भ में हम आज बात करेंगे सोशल वर्क के संदर्भ में, तो सोशल वर्क के संदर्भ में यूजीसी नेट में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले दो बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। एक तो सिलेबस को अच्छे से देख लेना है, दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू को अच्छे से देख लेना है। जब आप पीवाईक्यू को देख लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ओके, तो पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमारे साथ इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, सेम व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर हम आज कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। साथ ही सबसे पहले आप ये देख लीजिए हमारे बारे में, और इसके थ्रू आप जो है समझ सकते हैं मेरे बारे में। आइए हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पहला प्रश्न है जो यूनिट 4 से है। ये जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे आज, वो समाज कार्य जुलाई 2018 प्रश्न पत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि समाज कार्य की तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान जो है हम विशेष तरीके से रखना चाहिए जिससे सफलता आसानी से प्राप्त हो जाए। तो हमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज में बोलता हूँ कि आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है, उसके बाद पीआईक्यू देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि सिलेबस के किस पार्ट से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं और सिलेबस का कौन सा पार्ट कम कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और सरल बना सकते हैं। सरल बनाना कठिन होता है, ध्यान देना इस बात पे। सरल बनाना कठिन होता है। हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे, एक पाकिस्तान के बहुत प्रसिद्ध शायर हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि चीज़ों को सरल करना कठिन होता है। यानी कि जो चीज़ें हम आप तक लेकर आए हैं, इनको आपके लिए सरल बनाने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कि किसी भी शब्द को जब बड़े बड़े वक्ता बोलते हैं तो उसको इतनी सरल भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं ताकि सबकी समझ में आ जाए। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो सरलता आप देख रहे हैं, सरल बनाना कठिन होता है। खैर, हम आगे जो है ज़्यादा डिस्कशन लंबी नहीं खींचेंगे, हम सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। इससे पहले ज़रा सी ये बात आप देख लीजिए कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट 4 से रिलेटेड है। यूनिट 4 से रिलेटेड है। क्या कहा गया है इसमें? महसूस की जाने वाली आवश्यकताएं किससे संबंधित है? फिल्ट नीड्स। फिल्ट नीड्स किससे रिलेटेड है? तो आपके पास चार ऑप्शन है: सामाजिक समूह कार्य, सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यक्तिगत कार्य, सामुदायिक संगठन। 1, 2, 3, 4, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसका सही उत्तर है सामुदायिक संगठन, यानी ऑप्शन नंबर 4। महसूस की जाने वाली आवश्यकताएं सामुदायिक संगठन से संबंधित है। यहाँ पर जो चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। चारों ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट, ये समझ लेते हैं। जनरली आप जानते होंगे कि समाज कार्य के 6 प्रणालियाँ हैं, 6 मेथड हैं जिन पर समाज कार्य वर्क करता है। जिसमें से एक मेथड है सोशल ग्रुप वर्क, यानी कि समूह समाज कार्य या सामाजिक समूह कार्य। दूसरा मेथड है सामाजिक व्यक्तिगत कार्य, सोशल केज वर्क। तीसरा है सामुदायिक संगठन, यानी कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। पांचवा है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, और छठा है सोशल वर्क रिसर्च।
तो ये 6 मेथड है सोशल वर्क के, और इन 6 मेथडों को 2 प्रकार से बांट कर पढ़ा जाता है। 3 मेथड जो है प्राथमिक होते हैं और 3 मेथड द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक मेथड के अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं? तो सामाजिक समूह कार्य यानी सोशल ग्रुप वर्क, सोशल केज वर्क और सामुदायिक संगठन, ये 3 जो है हमारे प्राथमिक मेथड के अंतर्गत आते हैं। साथ ही अगर हम ये बात करें कि हमारे द्वितीय मेथड कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक हमने बात कर ली, अब हम द्वितीय देखते हैं। तो सामाजिक क्रिया हमारा द्वितीय मेथड के अंतर्गत आता है। और द्वितीय मेथड में कौन कौन से हैं? तो सोशल वर्क रिसर्च, सोशल वर्क रिसर्च, और इसके बाद जो है एक दूसरा जो है वो है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमारा जो है द्वितीयक प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से हम एक प्रश्न के अंतर्गत कितनी सारी बातें समझ सकते हैं अगर उसको अच्छे से एलेबोरेट करके पढ़ा जाए। इसी प्रकार के वे में हम आपको डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चिंतन या सामाजिक तुलना पर आधारित स्व आधारित मूल्यांकन को किस रूप में जाना जाता है? तो चिंतन या सामाजिक तुलना पर आधारित स्व आधारित मूल्यांकन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आत्मसम्मान के रूप में, सेल्फ इस्टीम के रूप में। तो आत्मरक्षा को क्या बोलेंगे? इसको सेल्फ सिक्योरिटी बोलते हैं। आत्मविश्वास को हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलेंगे, और सजागरूकता को हम सेल्फ अवेयरनेस बोलेंगे। तो सिंपली ये शब्द आपको पता होंगे, और फिर भी अगर इन शब्दों में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव क्या कहलाता है? तो कर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: संबंध, समझ, घनिष्ठता, आत्मवाचकता। तो इसे हम आत्मवाचकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मवाचकता, रिफ्लेक्सिवनेस। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि 4 ऑप्शन जो हैं वो बहुत कठिन शब्दावली नहीं है, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 3 स्टार प्रश्न है ये। हर बार किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, हर बार नहीं तो एक जो है एक वर्ष छोड़ के तो जनरली पूछा ही जाता है। अगर आप दूसरा कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर 1 में भी ये पूछा जा सकता है, तो इस वजह से 3 स्टार प्रश्न है ये। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि हमें मानव विकास सूचकांक के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो UNDP जो है मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। कब से जारी किया जा रहा है? तो 1990 से ये जारी किया जा रहा है। कब से? 1990 से। तो ये जो है इसके अंतर्गत कितने मुख्य बातें बताई गई हैं? तो इसके अंतर्गत जो है 3 चीज़ों पर मुख्य फोकस होता है। इसके इंडिकेटर जो है इससे ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें 3 बातें जो मुख्य हैं वो है आयु, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल सकते हैं, और जो है शिक्षा, इसके 2 इंडिकेटर हैं। और इसके बाद जो तीसरा है इसमें वो है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। तो ये 3 जो है मेन पैरामीटर हैं इसके सब पैरामीटर भी हैं। तो मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मंदन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मंदन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत
2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। आपको याद होगी एक प्राकृतिक घटना 2004 की, जो इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, जिसका प्रभाव भारत पर भी बहुत बड़े स्तर पर पड़ा था। तो इसके बाद बहुत सारी जो है प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इनिशिएटिव लिए गए। भारत में भी 2005 में प्राकृतिक आपदा निवारण अधिनियम लाया गया और इसके साथ ही 2009 में 2015 में विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए और उसी में से एक था जो है इस दिवस को मनाना। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मंदन दिवस। तो यहाँ पर ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्या इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भी कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है? तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं। इसमें से एक जो 13 सितंबर है, इसको ओणम दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो 13 नवंबर है, इसे विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सामाजिक समूह कार्य का एक मॉडल नहीं है? तो सोशल ग्रुप वर्क के बहुत सारे मॉडल हैं। विभिन्न प्रकार के जो है थिंकर्स ने, सोशल वर्कर्स ने, जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, कार्य कर चुके हैं, उन लोगों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए हैं। इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें 3 मॉडल जो है सामाजिक समूह कार्य के हैं, एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, प्रक्रियात्मक मॉडल सामाजिक समूह कार्य का मॉडल नहीं है। सोशल जो है गोल मॉडल यानी सामाजिक लक्ष्य मॉडल, और उपचारात्मक मॉडल यानी कि रेमेडिकल मॉडल, और पारस्परिक मॉडल यानी कि रेसिप्रोकल मॉडल। तो ये 3 मॉडल जो हैं पॉपल और रॉथमैन ने दिया था। साथ ही कभी कभी जो है हम देखते हैं रेमेडिकल मॉडल के साथ विंटर आरडी का भी नाम जो है जुड़ता है। रेमेडिकल मॉडल के साथ विंटर आरडी का नाम भी जुड़ता है और रेसिप्रोकल मॉडल के साथ शॉर्ट्स का नाम जुड़ता है। ठीक है, SCHWARTZ। ओके, तो यहाँ पर इस मॉडल के बारे में हमने डिस्कशन किया। ये तीनों मॉडल जो हैं पॉपल और रॉथमैन के द्वारा दिए गए हैं, ये और ये। लेकिन कभी कभी इन 2 लोगों के नाम को भी इसके साथ जो है देखा जाता है। एक्चुअली कोई भी मॉडल जो होता है उसको विभिन्न थिंकर अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और उसमें सुधार करते हैं, नई चीज़ें जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से एक मॉडल को कई लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के आयाम नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन व्यक्तित्व के आयाम नहीं है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है। अंतर विवेकशीलता यानी कि कंसाइसनेस, बहिर्मुखता अंतर्मुखता, प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन, संवेगात्मक स्थिरता और विवेक। तो ये जो है 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, सी और ई, परसेप्शन और विवेक, ये क्या है? व्यक्तित्व के आयाम नहीं। फिर बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो आप देख सकते हो। अंतर्विवेकशीलता, बहिर्मुखता अंतर्मुखता, संवेगात्मक स्थिरता, ये सब चीज़ें जो है व्यक्तित्व के आयाम हैं। कौन से नहीं हैं? तो 2 ऑप्शन सी और ई यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दुश्चिंता के विपरीत भावनाओं या अभिवृत्ति का विकास है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, एकांतता, स्वीकारोक्ति, प्रतिक्रिया निर्माण, दूर रहना। तो इसमें से सबसे सही आंसर कौन सा है? तो सबसे सही आंसर है प्रतिक्रिया निर्माण। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। प्रश्न नंबर 9,
यदि दो समूहों के बीच संघर्ष का समाधान इस तरह से किया जाता है कि दोनों समूहों की आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, पूर्ति की जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? तो ये स्थिति 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विन लूज सिचुएशन, लूज लूज सिचुएशन, विन विन सिचुएशन, भ्रम अवस्था की स्थिति। तो इसका सही जवाब होगा, क्या सही जवाब है इसका? इसका सही जवाब है विन विन सिचुएशन। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोड के निर्धारण का वैकल्पिक सूत्र क्या है? मोड के निर्धारण का वैकल्पिक सूत्र क्या है? तो इसमें 3 ऑप्शन है। जनरली जब हम इसको याद करते हैं तो इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं। ऐसे याद करने का मतलब है कि ज़्यादा इसका जो डिटेल्स में इसके जाएंगे तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ये। तो सरली इसको ऐसे याद कर लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है मोड बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये है हमारी आज की डिस्कशन। हमारी आज के डिस्कशन में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और बेहतरीन वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।